हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका परवेज सिसोदिया और परवाईएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज की कक्षा हमारी अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी। इससे पहले मैं जीडीपी की 3 वीडियो बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स भी चेक कर चुके हैं। ठीक है, आज से हम सेकंड सेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं। मनी बैंकिंग और मॉनेटरी को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों ही कॉम्बो रूप में पढ़ना जरूरी होता है इसको समझने के लिए। चलिए फिर परवाईएस अकेडमी को शुरू करते हैं। जिसमें जो नए हैं प्लीज़ करके सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं और शेयर कीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो चलिए फिर इकोनॉमिक्स की कक्षा को आज स्टार्ट करते हैं। हम आज की कक्षा में क्या करेंगे, आज की कक्षा को हम मात्रात्मक साख नियंत्रण विधियों के तहत पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, रेपो, रिजर्व रेपो, बैंक रेट, एसएलआर, तरलता अनुपात, ये सारी चीज़ें हम सारे के सारे रिजर्व बैंक रेट, ये सारी की सारी चीज़ें इस चीज़ में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया है कि मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 1 किलो चीनी है, उसकी मात्रा मतलब 100 ग्राम उसमें, तो उसकी मात्रा उसमें से, तो हम मात्रात्मक मात्रा के रूप में, ठीक है, ना कि उसकी क्वालिटी के रूप में, क्वांटिटी के रूप में इन सारी चीज़ों को जानते हैं। क्योंकि जो ऋण की मात्रा होती है, इन सारे जो चीज़ें मैं बताऊंगा, बैंक रेट, रिजर्व रेपो, ये सब उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस कक्षा को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक समझाना चाहता हूं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, एंड हिंदी में बोलते हैं प्रतिभूतियां जो भी होते हैं, या प्रॉमिसरी नोट्स भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वट एवर यू लाइक। जस्ट बहुत सारे टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है, उसमें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट्स, प्रॉमिसरी नोट्स का मतलब क्या होता है, वादा। वादा क्या होता है, फ्यूचर के लिए होता है, भविष्य के लिए होता है। ठीक है, वो बात अलग है, आजकल के वादे टूट जाते हैं, अरे वो बात नहीं, पढ़ाई की इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट, यानी कि फ्यूचर में वादा करने का। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ, मैं लिख के दे दूँ किसी के ऊपर स्टाम्प पेपर पर कि भैया मैं आपको एक पेपर लिख के दे रहा हूँ कि 1 महीने बाद आपको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। ठीक है, वो पेपर क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरी वेल्थ है, मेरी कैपिटल इतनी ज़्यादा है, मेरी मार्केट में वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि मैं वो प्रॉमिसरी नोट्स लिख सकता हूँ, और किसी ने अथॉरिटी भी दे दी कि भैया परवेश जो नोट्स लिख के दे रहा है उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम प्रतिभूतियों को समझने की कोशिश करते हैं क्या होती है, प्रतिभूतियां क्या होती हैं। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट्स भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिभूतियां, देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा मार्केट में ऋण का सर्कुलेशन क्यों होता है, पैसे क्यों सर्कुलेट होते हैं, अर्थव्यवस्था में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, सबसे ऊपर आता है केंद्रीय बैंक आरबीआई, उसके बाद आता है वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक। 2 तरह के बैंक आते हैं, ये तो सेंट्रल बैंक है। ठीक है, अब इन्हीं का जो रिलेशन होता है, संबंध जो होता है, उसी से पैसा बाजार में आता है। बाजार किससे, ऋण के रूप में। ठीक है, यानी कि लोन के रूप में। ठीक है, यानी कि पैसों का सर्कुलेशन होता है, संतुलन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, होता रहता है। इसी से हमारी अर्थव्यवस्था बनती और बिगड़ती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, प्रतिभूतियों का दोनों के साथ संबंध क्या है, कैसे बात करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो आरबीआई बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना था, फिर 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये सेंट्रल बैंक है, ये कोई नॉर्मल बैंक की तरह से नहीं है। बैंक के ऊपर सबसे ऊपर जो बैंक होता है पूरे देश का, भारत का, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडियन गवर्नमेंट के अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी को ही हमारी सारी कंट्रोल करता है, यानी कि सारे बैंक इसके दिशा निर्देश पर ही काम करते हैं। ठीक है, वाणिज्य बैंक क्या होते हैं, जहाँ कस्टमर वगैरह होते हैं, जो लोन वगैरह देते हैं कस्टमर को, जमा स्वीकार करते हैं कस्टमर की, उस तरह की बैंकों की बात कर रहे हैं। जैसे एसबीआई और आरबीआई को हम मान के चलते हैं, पीएनबी या एक्सिस या कोई भी इस तरह से बात हम कर सकते हैं। तो प्रतिभूति क्या होती है, एक प्रोमिसरी नोट होता है, श्री नोट्स होता है।
यानी कि वादा, ठीक है। तो कैसे पैसों का सर्कुलेशन होता है? मान लीजिए कि वाणिज्य बैंक है, मान लीजिए कि एसबीआई है, एसबीआई के पास धीरू भाई अंबानी आए, ठीक है। उसने बोला कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। अंबानी जी आए बैंक के पास, बैंक के पास 100 करोड़ मांगे, ठीक है। तो बैंक बोलेगा भैया मैं ऐसे कैसे दे सकता हूँ आपको, हाउ कैन आई पॉसिबल कि आई यू वांट टू 100 करोड़ एंड दिस नॉट पॉसिबल। तो अंबानी जी ने क्या कहा कि सर मैं आपको 100 करोड़ का प्रोमिसरी नोट्स यानी कि लिख के देता हूँ कि सर मैं धीरू भाई अंबानी आने वाले 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपको 100 करोड़ रुपए जमा करूँगा, आप मुझे अभी दे दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आया, ठीक है, इतना समझ गए आप। अब इसने बोला कि मैं आपको प्रोमिसरी नोट्स दूंगा, उसके बाद फिर बैंक फिर चालू। जब भाई दिमागदार है, वो भी एक बिजनेसमैन होता है बैंक, तो अभी कमर्शियल बैंकों की बात कर रहे हैं। इसको मिटा देता हूँ समझाने के लिए, इसको ही मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए। तो जब इसने कहा कि मैं प्रोमिसरी नोट्स बैंक में जमा करूँगा, ठीक है, यानी कि प्रोमिसरी नोट बैंक में जमा करेगा अंबानी, ठीक है, ये किया। अब बैंक की प्रतिक्रिया आई, बैंक ने कहा सर मैं आपके 100 करोड़ का प्रोमिसरी नोट्स जो है वो 100 करोड़ में नहीं ले सकता। सही बात भी है, मान लीजिए कि 2 साल बाद भुनेगा यानी कि भुगतान होगा उसका, 2 साल तक क्या करेगा, उसे फिर फायदा क्या होगा, वो भी तो एक बिजनेस टर्मिनोलॉजी में काम करता है बैंकिंग में। तो इसने क्या कहा बैंक ने, मैं इसको 97 करोड़ की वैल्यू पर ले सकता हूं, ठीक है। इसी तरह से सब शेयर मार्केट में भी आते हैं। तो 97 करोड़ की वैल्यू से मैं ले सकता हूं। अंबानी जी मान गए भैया उन्हें काम करना, उनको पैसे की जरूरत है, ठीक है। तो 97 में बैंक खरीद लेता है, वैल्यू में सॉरी, ठीक है। और 97 करोड़ धीरू भाई अंबानी को मिल जाते हैं, यानी कि 97 करोड़ अंबानी को मिले, ठीक है। और प्रोमिसरी नोट्स बैंक के पास। अब बैंक फिर चालू कि यार अब कुछ करना चाहिए, तिगड़म करनी चाहिए कि जिससे मेरा फ़ायदा हो जाए। मैं तो 97 में खरीद लिया और 2 साल के बाद मेरे पास 100 करोड़ आएंगे, 3 करोड़ का मुझे फ़ायदा होगा, ठीक है, ये चीज़ होगा। अब क्या हुआ, क्योंकि सारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो कंट्रोल बाय आरबीआई एक्ट, ठीक है, 1935 आरबीआई एक्ट के थ्रू, यानी कि आरबीआई बैंक ही उसका मैनेजमेंट, सर्कुलेशन, सारी चीज़ें वो करता है। तो एक फैसिलिटी होती है कि बैंक, कमर्शियल बैंक अपनी प्रति होती है प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज जमा कर सकते हैं आरबीआई में, ठीक है। इसको बोलते हैं कि जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो चीज़ है। तो प्रोमिसरी नोट लेकर बैंक आरबीआई के पास गया, ठीक है। अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी पैसा देने की, ठीक है। तो
आरबीआई ने बोला भाई मैं 100 करोड़ का क्यों लूंगा इसको, मैं 100 करोड़ का क्यों लूंगा। उसने कहा आरबीआई ने 98 दे दो यार, 98 में मैं रखने को तैयार हूँ, ठीक है, 98 में रखने को तैयार हूँ, ठीक है। अब बैंक ने फिर दिमाग लगाया यार 98 में 97 में मुझे इससे क्या हो रहा है, बैंक को 1 करोड़ का फायदा हो रहा है, रख दो यार, मुझे क्या मतलब, मैं आरबीआई में रख रहा हूँ, मेरे पास तो रखने की जरूरत, होल्डिंग चार्ज भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रतिभूति सर्कुलेशन होती है मार्केट में, लोन भी मिल जाता है, पैसा भी होता है, पूरे इंडिया में पूरे मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन इसी तरह से होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब इसी का मैं एक चीज़ और समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट बैंक जो आरबीआई है प्रतिभूतियों को क्या करता है, उस तरह से उसको क्या समझते हैं। एक तो ये हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, इसलिए मैंने बच्चों की तरह समझा है इसको। अब क्या करते हैं आरबीआई, ठीक है, और ये कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक ले सकते हैं आप, एसबीआई, पीएनबी, कुछ भी, विजय बैंक। तो अब क्या करते हैं प्रतिभूति, अब क्या है प्रतिभूति इसके पास है, ठीक है। अब क्या बोलेगा भैया बैंक के लिए कि भैया विधि है, आपको प्रोमिसरी नोट्स खरीदना पड़ेगा, खरीदो। तो बैंक के पास प्रतिभूति आ गई, ठीक है। और जब भी बैंक को पैसा चाहिएगा वो प्रतिभूति लेकर आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है, और उसको पैसा मिल जाएगा। तो ये होता है एक तरह से सिक्योरिटी, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रतिभूतियाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप प्रतिभूति समझ गए होंगे। और प्रतिभूति कोई भी जहाँ ही नहीं कर सकता, जिसका कंट्रोल होता है उसको ही कर सकता है, जिसकी पावर होती है, जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास कैपिटलिस्ट है, वो मार्केट में अच्छा काम कर रहा है, क्रेडिबिलिटी बहुत प्यारी है। ऐसे नहीं कि मैं उठा और मेरा कोई, मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं, मैं लिख के दूँ, नहीं होगा कुछ भी यार, बैंक में कौन, मार्केट में जाके मेरे को कौन मानेगा, ठीक है। तो ये होता है प्रतिभूति। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, प्लीज़ करके समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। आज सिर्फ बैंक रेट ही समझाएंगे क्योंकि बेसिक में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब बात करेंगे कि मुद्रास्फीति को भी समझ लें तो बेटर होगा, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, मुद्रास्फीति की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। व्हाट इज द इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, व्हाट द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि किसी चीज का इंक्रीजेस होना, भाव खाना, एक्स्ट्रा एटीट्यूड दिखाना, ठीक है। मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि आई हैव अ दिस डस्टर और इसकी कॉस्ट मानता हूं मैं, मार्केट प्राइस इसका मैं मान लेता हूं 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपीज़ है, बट इसकी कॉस्ट यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट वो आती है 20 रुपीज़, ठीक है, प्लस टैक्सेस हो गया। उसके बाद MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आपका 50 रुपीज़ हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई,
जैसे कि प्याज शॉर्टेज की वजह से उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा, डिमांड बढ़ गई, शॉर्टेज की वजह से भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से भी हो सकता है, किसी कारण। तो डिमांड इसकी बढ़ी, तो सेलरों ने क्या किया, इसकी कॉस्ट 70 रुपीज़ कर दी। ठीक है, तो कोई भी वस्तु जिसकी उसकी कॉस्टिंग है, जहाँ तक टैक्स होता है 2 से 3%, 4%, तो मुद्रास्फीति अच्छी होती है विकासशील देशों के लिए, और विकसित के लिए 2% बोला जाता है कि अच्छा होता है। जैसे इंडिया है तो 3-4 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स वैक्स लगने के बाद इतना हो गया तो मुद्रास्फीति बढ़ जाए बहुत ज़्यादा लेवल पर, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ने वाला, तो किसी भी चीज़ का अपनी एक्चुअल वैल्यू और टैक्सेशन के बाद जो भी हो एक्स्ट्रा और ज़्यादा एटीट्यूड आ जाए, और ज़्यादा चीज़ें रेट बढ़ जाए, उसका जो होना चाहे जब वाजिब वो नहीं है, उससे ज़्यादा, दैट्स कॉल आपका इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई होना। इसकी कीमत 50 है, 70 जा रही है, इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, मुद्रास्फीति क्लियर हो गया होगा आपको, अब बात करते हैं इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन की भी बात कर लेते हैं एक बार, कि अब स्फीति किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मीन ऑफ डिफ्लेशन, अब स्फीति, डिफ्लेशन, अब स्फीति। सेम डस्टर का एग्जांपल ले, बेटर रहेगा। ठीक है, डस्टर रखा, और प्लीज़ करके यार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करो। इसकी कॉस्ट मैंने कितनी बताई थी, 50 रुपये, टैक्स लगने के बाद, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, ये सब इसकी कीमत आई। अब मान लीजिए वहाँ पे बहुत सारे वेंडर आ गए, यानी कि इसको मैन्युफैक्चर करने के, यानी कि इसकी डिमांड, सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में, बहुत ज़्यादा लेवल पे डस्टर आ गए। ठीक है, ठीक है, यह इसकी यूजेस कम होगी, यानी कि मार्केट में चल नहीं रहा, तो क्या होगा, इसका सप्लाई या बहुत ज़्यादा आ जाए, क्वालिटी वगैरह, तो इससे क्या होगा, जो उसका 50 रुपये था, ये प्राइस को कम करना स्टार्ट करेगा, 40 कर देगा, अब बिक ही नहीं रहा, फिर वो 30 कर देगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट में कंपटीशन आ गया। ठीक है, फिर इसने क्या कर दिया, 25 रुपये कर दिया, फैक्ट्री कॉस्ट पे आ गया। अगर इससे नीचे गया प्राइस, यानी कि जितने बनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्टिंग के नीचे भी प्राइस चला जाए, दैट्स कॉल आपका डिफ्लेशन होता है। आई होप कि आपको डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन बोथ आर नॉट गुड फॉर इकोनॉमिक्स या एक अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे नहीं है। इन्फ्लेशन एक बैलेंस रूप से होनी चाहिए, 0 से 5 तक उसको बोला गया विकासशील के लिए, और विकसित डेवलप कंट्री के लिए इसको 2% बोला गया। इससे ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कर जाती है। ठीक है, तो दोनों ही बेकार होता है, डिफ्लेशन तो बेकार ही होता है। चलिए, काफ़ी समय लग गया, अब क्या करें, इसको समझाना था। अब हम बात कर लेते हैं कि आज से बैंक रेट पढ़ेंगे, और नेक्स्ट में रेपो, रिजर्व रेपो, CRR और SLR, ये तीनों चारों चीज़ें की हम बात करेंगे। चलिए, मैं 1 सेकंड के लिए पानी पी लेता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लंबा बोलना है। और लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा प्लीज़ करके। और स्टे होम एंड सेफ रहिए, कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। चलिए, मैं एक बार देख लेता हूँ मुझे कौन सा चीज़ें पढ़ानी है। ठीक है, ठीक है, बैंक रेट, बहुत कन्फ्यूज़न है यार, मुझे भी काफ़ी समय लगा इसको देखने में, और जिससे भी पूछो अजीब अजीब सी चीज़ें बताता है कि यूज़ होता है नहीं होता है, वो मैं आपको बताऊंगा बैंक रेट क्या होता है। ठीक है, यानी कि एक RBI द्वारा
ब्याज दर है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते समय जो दर होती है, ठीक है, कितना उस पर ब्याज लगाया जाएगा, वो चीज होती है बैंक दर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये अन्य दरों को भी प्रभावित करती। डरिए मत, समझा रहा हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था प्रतिभूति का सिस्टम जो होता है, रेपो रिजर्व में ही बता दूंगा, क्योंकि जब बैंक को पैसा चाहिए होता है तो देखो आरबीआई के पास जाते हैं कि भैया जी मुझे पैसा चाहिए, और वो देते हैं। वो प्रतिभूति का ट्रांसफर होता है, जैसे मैंने समझा था, और रेपो रिजर्व में और अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, बट्टाकरण करते हैं, डिस्काउंट करते हैं, यानी कि कुछ कटिंग करके या इंटरेस्ट लगा के आरबीआई आपको पैसा देता है। ठीक है, तो यही दरों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बैंक दर ये होता है। तो इससे क्या होता है कि सभी प्रभावित होते रहते हैं, ब्याज दरों में परिवर्तन होता है, और इसको बट्टाकरण भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ना बट्टा दर भी कहा जाता है। डिस्काउंट, कंफ्यूज मत होइए, डिस्काउंट बोलते हैं। थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये चीज़ें। ठीक है, अब मैं इसको यूँ बताता हूँ कि भैया ये बैंक दर इतना कन्फ्यूज़न क्यों कर रहा है, लोग इसको लेके इतना कन्फ्यूज़न क्यों होते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा है कि बैंक रेट क्या होता है, काफ़ी सारी कंट्री में यूज़ होता है। इंडिया में भी पहले यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है, बट जिस लेवल पे लोग समझते हैं उस लेवल पे नहीं। दो कॉन्सेप्ट हैं इसके, पैनल वाला और आपका डिस्काउंट वाला, वो मैं अभी क्लियर करूँगा। मैं इसको कन्फ्यूज़न क्यों है बैंक दर, वो मैं समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्या होता है कि रेपो रेट और बैंक रेट को लेके बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़न होते हैं। ठीक है, बैंक दर भी ऋण लेने पर जो होता है उसी चीज़ पर आधारित होता है। ठीक है, दर जो ब्याज लगाई जाती है उस पर आधारित होता है। तो इसमें क्या होता है कि रेपो के साथ और बैंक रेट एक साथ ही बढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लेकर कन्फ्यूज़न होता है। सच्चाई तो ये है कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इसका प्रचलन अब कम हो गया है पहले के मुताबिक, रियलिटी ये है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक दर यूज़ ही नहीं होती, बैंक दर आपको सब जगह लिखा मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा आसान लेके चलेंगे, धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न है। रेपो, रिजर्व रेपो, एसएलआर, ये तो एक लाइन पढ़ो, डेफिनेशन पढ़ो, समझ जाता है। बट बैंक रेट को लेकर मोस्ट ऑफ पीपल कन्फ्यूज़न रहता है, तो बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, भले ही 10 मिनट्स एक्स्ट्रा लग जाए। कॉपी में लिखते रहना जिससे आपको समझ में। अभी आप ये समझिए कि बैंक जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेता है तो उसके बदले उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके बारे में हम व्यापक रूप से बात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ होता है, इसको हम बट्टाकरण भी कहते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम इसकी कंडीशन की बात करते हैं। अगर मान लीजिए बैंक रेट इंक्रीज होता है, मान लीजिए कि 6 था, 6 से बढ़ाकर 6.75% कर दिया। ठीक है, यानी कि बैंक रेट। अब बोलिए, आप ही बोलिए, आपने किसी से पैसा लिया, उसको आप इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहे हैं, तो आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा या कम आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पैसा कम आएगा। आप ऋण लेते हुए डरेंगे, क्योंकि मुझे उसके लिए ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी आरबीआई बैंक रेट को इंक्रीज करता है तो बाजार में या बैंक में पैसा या ऋण कह सकते हैं, ऋण कम होते हैं, यानी कि पैसा कम आता है या जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं, जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर
अपने बैंक रेट को इंक्रीज करता है तो बैंकों के पास पैसा कम आएगा क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता है। इससे क्या होगा, अगर उसे ही उसकी ऋण की लागत महंगी पड़ रही है, अगर एसबीआई बैंक को महंगी पड़ रही है तो वो लोगों को महंगा ऋण ही देगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाएगा। जैसे प्रॉपर्टी है, आर्ट है या कुछ भी है, उसको 10 बढ़ा देगा। अब जब आप ही सोचिए, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आप लोन लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। यानी कि मार्केट में लोन की फैसिलिटी की लागत जब बढ़ जाती है क्योंकि उसको महंगा पड़ रहा है, महंगा हो गया, तो लोगों के पास लोन कम पहुँचेंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, यानी कि उसको वापस रिटर्न ज़्यादा करना पड़ेगा, 10%, 15%, 12%, इस तरह से। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कम आएगा। मार्केट में पैसा जब कम आएगा तो कौन घर बनाएगा, कौन फैक्ट्री बनाएगा? तो उससे क्या होता है कि मार्केट में विकास, समृद्धि की दर घट जाती है। ठीक है, ये चीज़ होती है, यानी कि मार्केट में इस तरह से कम पैसा पहुंचा है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, मार्केट में समृद्धि दर कम हो जाएगी। अब इसको यूज़ कब करते हैं? मैंने आपको इससे पहले इन्फ्लेशन बताया था, मुद्रास्फीति, जब मार्केट में ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है, तब आरबीआई इस वेपन का यूज़ करता है कम करने के लिए, बैंक रेट को इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया? मार्केट में कम पैसा पहुंचे, कम पहुंचेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगी, अच्छा होता है। ये इसके वेपन होते हैं इकोनॉमी को सही करने के लिए। क्लियर हो गया ना? ठीक है। दूसरा क्या होता है, मान लीजिए कि ये अब इसको 7.5 से घटाकर 6.50% कर देते हैं, सस्ता हो गया। बैंक के पास पैसे की ज़्यादा, अब ज़्यादा है तो कम ब्याज दर पर लोन देगा बाजार में, बाजार में पैसा बढ़ेगा तो आप खर्चा करेंगे, इंडस्ट्री लगेंगी, विकास होगा, समृद्धि होगी। तो बैंक रेट के इंक्रीज एंड डिक्रीज होने से इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ता है, यानी कि मार्केट में मनी किस लेवल पे आगे बढ़ रही है उसके बारे में बात करेंगे। इसीलिए मैंने आपको इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन दोनों को बिफोर क्लास में आपको बताया था। ठीक है, आई होप कि आपको इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के कारण इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं उसके बारे में आपको पता लग गया होगा। ठीक है, और लाइक शेयर करते रहा करो यार, थोड़ा सा तो अच्छा पढ़ाता हूँगा। एंड हाँ, अभी तो काफ़ी रह गया है। ठीक है, एक लाइन इसके लिए डेफिनेशन के तौर से आप लिख सकते हैं कि बैंक दर क्या होता है। जैसे कि बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई प्रथम श्रेणी की प्रतिभूति पर ब्याज लगाता है। ठीक है, बैंक रेट कहलाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब तो। ठीक है, जो रकम बैंक लेते हैं, ठीक है, अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक का मतलब क्या होता है, बैंक को आज पैसे की ज़रूरत है, कोई आया लोन वाला लेने के लिए, उसके पास पैसा नहीं है तो आरबीआई के पास क्या, एक दिन के लिए। ठीक है, तो अल्पकालिक होता है, दैनिक रूप से। तो आरबीआई के पास किया, आरबीआई ने कटिंग किया और बोला इतने में मैं आपको दे रहा हूँ, दैट्स कॉल, हो गया। ठीक है, अभी रैपो को माइंड से निकाल दीजिए, रैपो अगली क्लास में होगा तो वो इससे साथ संबंध है उसका, लेकिन सबसे पहले हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक ही दिन होता है, अल्पकालिक होते हैं, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, यानी कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बैंक रेट
के हिसाब से होती है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में चलन कम है। दो ही फेस पे यूज़ होती है वो बता रहे हैं, इसलिए मैंने बोला वर्तमान में कम है। रेपो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट रेपो भी इज अ पार्ट ऑफ बैंक रेट। कंफ्यूज मत, जितना समझा रहा हूँ बस उतना समझिएगा। इसीलिए मैंने सिर्फ बैंक रेट के लिए इसको बहुत सिंपली आसान वे में आपको समझा रहा हूँ और बहुत स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो अब बात करते हैं कि बैंक रेट, ठीक है, काफ़ी देर से यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है। वर्तमान में बैंक रेट दो रूपों में प्रयोग होता है, टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट है इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट रेट, ठीक है। डिस्काउंट रेट पट्टाकरण भी बोल देते हैं। बैंक के जो बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज जो होते हैं, ठीक है, उस पे जो @ RBI बैंक ब्याज लगाता है, ठीक है, यानी कि बट्टा उसके लिए होता है, ठीक है। प्रतिभूति वाला जो मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, उस पर जो कटिंग करता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेकंड फेज है इसका, RBI ही करता होगा। जैसे कि मान लीजिए, मैं इसको बता देता हूँ कि प्रॉमिसरी नोट्स था वो 100 करोड़ का था, उसको वो 98 करोड़ में ले, ये चीज़, ठीक है। सेकंड फेज इसका बात करते हैं, दो तरह से कहाँ कहाँ यूज़ होता है। दूसरा है इसका दांडिक दरें, दांडिक दरें, इसको पीनल बोलते होंगे शायद, हाँ, पीनल रेट्स बोलते हैं इसको, पीनल रेट्स उसको बोलते हैं, पीनल रेट बोलते हैं इसको, दांडिक बोलते हैं। मतलब दंड, मतलब पेनल्टी एक तरह से उसको समझ सकते हैं कि भैया आपने गलत काम किया, उसका चीज़ होता है। तो मैं इसको बताता हूँ होता क्या है। इसका क्या होता है, इसको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये बैंक का रेट है, किसी बैंक ने एक दिन के लिए RBI से लोन लिया 100 करोड़ का, ठीक है। तो उस पे क्या होता है, बैंक रेट, ठीक है, प्लस 3% उस पर लगता है, ठीक है। ये चीज़ होता है, बैंक रेट 3% लगता है सब्सिक्यूंस, मतलब दैनिक रूप से। अब मान लीजिए कि जो लोन है उसने अल्पकालिक के लिया था, उसको लेट हो गया, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तो तब क्या होता है, बैंक रेट वो तब हो जाता है 5%, यानी कि इंक्रीजमेंट हो जाता है सब्सिक्वेंस डेज के हिसाब से, यानी कि जितने दिन होते हैं। एक दिन है 3% होगा, ज़्यादा दिन बढ़ जाता है, सब्सिक्वेंस डेज के हिसाब से होता है। यानी कि यहाँ पे मैंने आपको जो बैंक रेट का यूज़ होता है 2 टाइप से होता है। डिस्काउंट रेट प्रतिभूति के रूप में समझ में आ गया होगा, दांडिक रूप से, दांडिक मतलब जब आप लोन देने में विलम्ब कर देते हैं, बैंक जब SBI लेट हो जाए तो 3% एक दिन के लिए, और बाकी जब 12 सब्सिक्वेंस दिन हो जाता है उसके लिए बढ़ जाता है। तो यही चीज़ होती है आपका जो चीज़ है, ठीक है। दोनों समझ के होंगे आप। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्चुअली ऑलवेज ये चीज़ याद रखना, बैंक रेट ऑलवेज रेपो से बड़ा ही होता है, ठीक है, बड़ा ही होता है। क्यों होता है इसका मैं बता देता हूँ, ठीक है।
क्यों रेपो के साथ इसका कन्फ्यूज़न होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बैंक रेट होता क्या है, रेपो एंड प्लस आपका x%। रेपो मान लीजिए 6% चल रहा है और ये मान लीजिए 25% हो गया, तो ये 6.2% हो जाएगा टोटल। इसी कारण ये ऑलवेज बड़ा होता है रेपो से, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं आपको ये दोनों चीज़ में ही बैंक रेट यूज़ होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे डिस्काउंट वाला एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक आदमी था, 1 करोड़ का प्रोमिसरी नोट्स लेकर वाणिज्यिक बैंक के पास आया, ठीक है। ये वाणिज्यिक बैंक के पास आ गया, ठीक है। एसबीआई से उसने बोला, सर ये प्रोमिसरी नोट 1 करोड़ का है, आप इसे ले लें और मुझे ऋण दे दें, ठीक है। इसको ऋण कहना एक तरह से गलत होगा, ठीक है। गलत क्यों होगा? क्योंकि मैं अगर प्रॉमिसरी नोट्स 1 करोड़ का बैंक के पास लेके जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि उसको बोलूँगा, गलत क्यों? क्योंकि समय पश्चात वो आदमी उतने पैसे देता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो आदमी बैंक के पास गया उसने बोला कि सर 1 करोड़ का मेरा प्रॉमिसरी नोट्स है, आप इसको रख लीजिए, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दीजिए और मैं आपको 2 महीने के बाद 1 करोड़ रुपये जमा कर दूंगा। प्रॉमिसरी नोट है, वादा वाला, कि ये पे इसकी कॉस्ट इतनी है। जैसे कि हम गहने रखते हैं कि सर ये आप मेरे गहने रख लीजिए और मैं बाद में आपको पैसे देकर ये गहने वापस ले लूँगा। इसी तरह से प्रॉमिसरी नोट्स होता है, तो वो चीज़ है, तो उसको ऋण कहना गलत होता है, ठीक है। अब बैंक क्या बोलता है, एसबीआई ने क्या बोला, मैं रख लेता हूं पर इस पे बट्टा लगाऊंगा, डिस्काउंट लगाऊंगा, इसे 97 लाख में ले सकता, ठीक है। वो 97 में ले रहा है, वैल्यू उसकी 100 करोड़ ही है, जब ये रिटर्न देगा वो 100 करोड़ ही देगा। तो इससे क्या होगा, बैंक को 3 लाख का फायदा, और बैंक इसको पैसे दे देगा प्रॉमिसरी नोट्स के बदले 97 लाख, और इसको 100 करोड़ 1 करोड़ मिल जाएगा, यानी कि 3 लाख का फायदा। अब इसका संबंध किससे होता है, आरबीआई से। तो ये इस प्रॉमिसरी नोट्स को आरबीआई के पास जमा कर देता है, और आरबीआई क्या करता है, इसको 98 लाख में लेता है। ये किस पे होता है, बैंक रेट के अनुसार, ठीक है। तो
इससे क्या हुआ, आरबीआई को भी फायदा, बैंक को भी फायदा, और आदमी को भी पैसा मिल गया। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट बैंक रेट के अनुसार ही ये सर्कुलेशन करती है, इससे मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता है, संतुलित होता है। तो यही होता है बैंक रेट के बारे में। उसको हम बस इतना सा ही यूज़ करते हैं जैसा कि आपका होता है। तो ये था आपका बैंक रेट, बहुत इजी समझाने की कोशिश किया है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसको नोट्स करके बना लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बैंक रेट नहीं समझ में आया तो रेपो, बाकी अब नेक्स्ट जो टॉपिक हैं 4-5 ही एक क्लास में बता दूंगा, क्योंकि यही कॉम्प्लिकेटेड था, ये दिक्कत करता है। तो आई होप कि आपको दिस क्लास अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ करके कमेंट लिखिए अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो, और बुरा पढ़ा रहा हूँ तो भी कमेंट कीजिएगा। गलत कमेंट मत लिखिएगा, ये कोई सिविलाइजेशन वाली बात नहीं होती है। तो आई होप कि यू लाइक माई वीडियोस एंड माई टीचिंग स्टाइल। प्लीज़ प्रमोट माई चैनल, एंड प्लीज़ इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ शेयर माई चैनल, मेक ए स्टेटस माई वीडियोज़ एंड लाइक कमेंट शेयर, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है बनाने में वीडियो। और प्लीज़ करके सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू लाइक माई वीडियो। बैंक दर आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर अब मुझे आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट क्लास में CRR एंड रेपो एंड रिजर्व रेपो और SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ऐसे वो हम चारों के चारों एक क्लास में पढ़ेंगे। मनी बैंकिंग की जितनी भी क्लास होंगी मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि 4 क्लास में कंप्लीट हो जाए, कल या परसों, जल्दी ही ये चारों क्लासें मैं फटाफट क्लास लाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, टेक केयर, स्टे होम, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय, टेक केयर।